हेलो विद्यार्थियों, पिछले कई लेक्चर्स में हमने फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के पहले 2 चैप्टर पर बात करी। आज यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर है ताम्र पाषाणिक काल, कैल्कोलिथिक कल्चर। ताम्र पाषाणिक काल संस्कृति हम शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, मानव ने सबसे पहले पाषाण का प्रयोग किया था, चाहे वो औजारों के निर्माण में हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के बर्तनों के निर्माण में हो। एक प्रकार से पाषाण मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग के रूप में था। उस समय व्यक्ति धातु से परिचित नहीं था। पाषाण काल उसी काल को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति धातु का प्रयोग नहीं कर रहा था, बल्कि पाषाण का उपयोग कर रहा था। और उन्हीं पाषाणों का जिनका उन्होंने उपयोग किया था, उन्हीं पाषाणों के सहारे हमें उस काल की जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसलिए उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। फिर उस पाषाण काल के अंदर औजारों की क्वालिटी के आधार पे, मनुष्य के रहन सहन के आधार पे, विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के आधार पे हमने उस पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया था: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो उस पाषाण काल के अंदर मनुष्य पाषाण के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर था। समय आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे व्यक्ति मानव ने पाषाण के साथ साथ में धातुओं का उपयोग भी करना शुरू कर दिया। समझते जाइए विद्यार्थियों, सबसे पहले उपयोग में लाई गई जो धातु थी वो थी तांबा, इंग्लिश में कहते हैं कॉपर। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु तांबा थी। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का उपयोग शुरू किया। तो पाषाण काल के जस्ट बाद में जो युग शुरू हुआ वो एक प्रकार से धातु का युग था, क्योंकि इसमें तांबे का सबसे अधिक उपयोग किया गया। औजार तांबे से बनाए जाने लगे, बर्तन तांबे से बनाए जाने लगे, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां भी तांबे से बनाई जाने लगी। तो इस कारण हम इस पूरे काल को ताम्र काल नाम दे देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं था कि केवल जैसे जैसे तांबे का उपयोग शुरू हुआ वैसे वैसे मानव ने पत्थरों का उपयोग करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं था। तांबे के उपयोग के साथ साथ में मनुष्य पत्थर का भी उपयोग करते जा रहे थे। इसलिए इस समग्र काल को, जिसमें तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग किया जा रहा था, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ध्यान से सुनना, इस युग को क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में मानव अपने विभिन्न प्रकार के उपकरण, विभिन्न प्रकार के औजार हथियार बनाने में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी बहुतायत में प्रयोग कर रहा था। इसलिए विद्वानों ने इस पूरे काल को ताम्र पाषाण काल नाम दिया है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर इसकी काल अवधि कौन सी रही है, तो मैं कहूँगा कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व के बीच का ये 1500 वर्षों का जो काल था, इस काल में मनुष्य ने तांबे के साथ साथ में पाषाण का भी उपयोग किया था बहुतायत में। इसलिए इस पूरे काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। अब आगे देखिए क्या हुआ कि तांबा अकेला, शुद्ध विशुद्ध तांबे से जब शस्त्र अस्त्र बनाते हैं तो वो कमज़ोर प्रकार के औजार बन जाते थे। इसलिए मानव ने एक तकनीकी का उपयोग किया, तांबे के साथ में टिन को भी मिलाया। टिन इस प्रकार से दूसरी धातु हो गई जिससे ये लोग परिचित थे। तो तांबे और टिन को मिलाकर इन्होंने कांसा बनाया। इस प्रकार तांबे और टिन से जो बनी हुई मिश्रित धातु थी
जिसे अपन कांसा कहते हैं, इस कांसे को एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने में उपयोग लिया गया। कांसा तांबे की तुलना में एक मजबूत धातु के रूप में सामने आया, इसलिए कांसे का आगे जाकर बहुतायत में उपयोग होगा और उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहेंगे। जिसे हम अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, जिसकी स्टडी हम अगले यूनिट जो हमारी है उस यूनिट के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता जब आएगी उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार यूज हुआ। कांसे के उपयोग के बाद में जो तीसरी धातु उपयोग में लाई गई थी वो थी आपके लोहा। बाद में आता है, उससे भी पहले सोना चांदी जैसी कई धातुएं उपयोग में आती है। लोह काल बाद में आएगा क्योंकि लोहे की खोज अंतर्जी खेड़ा में करीबन 1000 ईसा पूर्व के आसपास और उसके बाद के कालों में भी थी। इसलिए हम कहते हैं जो तांबा है ये सबसे पहले उपयोग में लाया गया, उसके बाद में टिन मिलाकर कांसा बनाया गया, उसके बाद में लोहा आया। हालांकि लोहे से पहले ही सोना चांदी आ चुके थे, लेकिन दैनिक जीवन में यूँ कहिए कि अत्यधिक बहुतायत में उपयोग के लिए तांबा, कांसा, लोहा सबसे महत्वपूर्ण धातुएं होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र औजारों को निर्मित करने में इन 3 धातुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर विद्यार्थियों आपसे कोई पूछे कि निम्नलिखित में से मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाई गई धातुओं को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए, तो अगर क्रम दे दिया जाए तो आपको सबसे पहले क्रम में रखना है तांबा, उसके बाद में रखना है कांसा और उसके बाद में रखना है आपको लोहा। बीच में सोना आ जाता है तो कांसे और उसमें लोहे से पहले सोने को भी रखना है, क्योंकि सोने का उपयोग भी लोहे से पहले हो गया था। तो इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि जैसी पाषाण काल खत्म होता है, पुरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण, उसके बाद नव पाषाण और पाषाण काल खत्म होते ही ताम्र पाषाण शुरू हो जाएगा। उसके बाद में कांस्य युगीन सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो जाएगी। उसके बाद में वैदिक काल आएगा जिसमें लोहे का भी बहुतायत में उपयोग होगा, वो एक प्रकार से लोह काल शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतिहास हमारा आगे बढ़ेगा। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे आज ताम्र पाषाण काल। तो मैंने परिभाषा आपको बता दी कि ताम्र पाषाण काल किसे कहते हैं, तो आप कहोगे, आप ये जवाब दो, लिखोगे कि पाषाण काल के बाद में मानव के द्वारा औजार, हथियार और विभिन्न प्रकार के उपकरणों के निर्माण में ताम्र पाषाण के साथ साथ में ताम्र धातु का भी बहुतायत में उपयोग किया गया था। इसलिए वर्ष 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य के काल अवधि को इतिहास में ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। अब बात आती है इसकी विशेषताएं क्या रही, तो नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की विशेषताएं जनरली समान रही थी, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे। मनुष्य आवास बनाकर रहता था, कृषि करता था, पशुपालन करता था, स्थायी आवास बन गए थे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सामाजिक धार्मिक जीवन से जुड़ गया था। इसके अलावा मनुष्य जो है वो यूँ कहिए कि खेती करना भी शुरू कर दिया था। अग्नि का उपयोग निरंतर हो ही रहा था। अग्नि का उपयोग नहीं होता तो टिन को पिघलाकर कांसा बनाया ही नहीं जा सकता। मनुष्य को धातुओं का ज्ञान हो गया था। मनुष्य एक प्रकार से यूँ कहिए कि विज्ञान की ओर भी बढ़ रहा था। तो एक प्रकार से आधुनिक मनुष्य की नींव जो थी वो हमारे नव पाषाण काल में पड़ चुकी थी, लेकिन ताम्र पाषाण में आते आते मनुष्य और ज़्यादा विकसित हो जाता है। तो इस काल के बारे में हमें इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता ध्यान में रखनी है। इसके बाद में इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति या ताम्र पाषाण कालीन क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ताम्र पाषाण कालीन क्षेत्रों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हड़प्पा सभ्यता के समकालिक है, या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं भी मिलती है और ताम्र पाषाण काल की सभ्यताओं की विशेषताएं भी मिलती है, और कुछ ऐसे हैं जिनका हड़प्पा सभ्यता से सीधा कोई संबंध नहीं है। तो अगली लेक्चर में हम बात करेंगे कि ताम्र पाषाण काल के स्थल भारत में कौन कौन से हैं, उनके ऊपर अपन बात करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना और अच्छी तरीके से याद करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
अपने साथ बने रहिए। थैंक यू।